हेलो और स्वागत है जिज्ञासा ट्यूटोरियल्स के सभी स्टूडेंट्स का। आज हम सीबा क्लास 10 साइंस के चैप्टर 9 यानी हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जिसे हम आनुवंशिकता और जैव विकास कहते हैं, उसका एकदम सिंपल और कंसेप्चुअल ब्रेकडाउन करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के टॉपिक पर आते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी याद दे दूं। सीबा सिलेबस के फाइनल एग्जाम्स में इस चैप्टर का वेटेज पूरे 5 मार्क्स का है। एग्जाम में हर एक नंबर कितना क्रूशियल होता है ये तो आप जानते ही हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना हमारा मेन टारगेट होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम आज क्या क्या कवर करेंगे। 1. चैप्टर का ओवरव्यू। 2. हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता के बेसिक्स। 3. मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स। 4. सेक्स डिटर्मिनेशन। और 5. इवोल्यूशन को समझना। सेक्शन 1, चैप्टर ओवरव्यू, जेनेटिक मिस्ट्री को सॉल्व करना। अब सिलेबस का एक बहुत ही कॉमन और रिलेटेबल सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है, हम अपने पेरेंट्स जैसे क्यों दिखते हैं? असल में इसका जवाब है डीएनए। पेरेंट्स से बच्चों में ट्रांसफर होने वाला डीएनए ही ये तय करता है कि बच्चे उनके जैसे दिखें। हालांकि अगर आप गौर करें तो उनमें हमेशा कुछ छोटे छोटे चेंजेस या वेरिएशंस होते हैं जो उन्हें थोड़ा सा अलग और यूनिक बनाते हैं। सेक्शन 2, हेरिडिटी के बेसिक्स, कुछ जरूरी टर्म्स। सबसे पहला टर्म जो हमें समझना है वो है हेरिडिटी यानी आनुवांशिकता। सिंपल शब्दों में कहें तो ये एक जनरेशन से अगली जनरेशन तक कैरेक्टर्स या ट्रेट्स के ट्रांसफर होने का प्रोसेस है। फैमिली मेंबर्स के बीच जो हमें सिमिलैरिटीज दिखती है ना, उसका मेन रीजन यही हेरिडिटी ही है। दूसरा टर्म है क्रोमोसोम्स। सेल डिवीजन के टाइम पे ये रॉड जैसे स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इनका सबसे मेन काम है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक बिल्कुल एक्यूरेटली कैरी करना। एक तरह से ये जेनेटिक्स के डिलीवरी एजेंट्स हैं। तीसरा टर्म है जीन। सुनने में शायद थोड़ा टेक्निकल लगता है, पर एक्चुअली में ये डीएनए का एक छोटा सा फंक्शनल हिस्सा है। इसमें प्रोटीन्स बनाने के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस छुपी होती हैं, जो बेसिकली हमारी बॉडी के हर फंक्शन को कंट्रोल करती हैं। और इस क्विक वोकैबुलरी सेशन का आखिरी टर्म है एलील्स। ये जीन्स के ही ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जो क्रोमोसोम्स पर एक ही स्पेसिफिक पोजीशन पर मौजूद होते हैं। जिज्ञासा ट्यूटोरियल्स के सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों टर्म्स को अपने नोट्स में डेफिनेटली शामिल कर लेना चाहिए। अब इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स को अगर हम एक साथ जोड़ें तो हमें मिलता है डीएनए, जो इन सारे जेनेटिक ट्रेट्स को आगे ले जाता है। चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों ही प्रोसेसेस में ये डीएनए ट्रेट्स को आगे बढ़ाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेक्शन 3, मेंडल के पी प्लांट एक्सपेरिमेंट्स। ग्रेगो मेंडल, जिन्होंने जेनेटिक्स की दुनिया में क्रांति ला दी थी, उन्होंने अपने वर्ल्ड फेमस एक्सपेरिमेंट्स के लिए मटर के पौधों यानी पी प्लांट्स को चुना था। उन्होंने इसको अपनी स्टडी के लिए क्यों सेलेक्ट किया और उसके क्या रिजल्ट्स रहे, ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। यहां से क्वेश्चंस आना लगभग तय होता है। मेंडल की डिस्कवरीज का मैं क्रक्स क्या था? उन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट्स यानी प्रभावी और अप्रभावी गुण के बीच का डिफरेंस बताया। इसके साथ ही जीनोटाइप और फिनोटाइप का फर्क भी उन्हीं की वजह से सामने आया। अगर आप बोर्ड एग्जाम्स की बात करें तो इन डिफरेंसेस को समझना आपके लिए लिटरली गेम चेंजर साबित हो सकता है। सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? आने वाले बच्चे का सेक्स कैसे डिटरमिन होता है? देखिए, इसके पीछे एक पूरा जेनेटिक मैकेनिज्म काम करता है। जिज्ञासा ट्यूटोरियल्स के करिकुलम में ये एक मेजर पार्ट है और अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए इस प्रोसेस की स्टेप बाय स्टेप नॉलेज होना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 5, एवोल्यूशन को समझना। एवोल्यूशन, जिसे हम जैव विकास भी कहते हैं, आखिर है क्या? लाखों सालों के दौरान प्रिमिटिव या आदि जीवों में धीरे धीरे होने वाले ऐसे चेंजेस जो वापस नहीं बदले जा सकते, यानी इरिवर्सिबल चेंजेस, उन्हीं को एवोल्यूशन कहा जाता है। और इसी लंबे प्रोसेस का नतीजा है कि आज हमें इतनी सारी नई और अलग-अलग स्पीशीज देखने को मिलती हैं। अब यहाँ एक क्लियर कंपैरिजन करते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स के बीच। इनहेरिटेड ट्रेट्स वो होते हैं जो हमें जेनेटिकली मिलते हैं अपने पेरेंट्स से, जबकि एक्वायर्ड ट्रेट्स वो हैं जो कोई जीव अपनी पूरी लाइफ में खुद डेवलप करता है। इन दोनों के बीच का फर्क एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के लिए एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। नई स्पीशीज में चेंजेस और एवोल्यूशन असल में होता कैसे है? इसके 4 मेन फैक्टर्स हैं: डीएनए कॉपिंग में आने वाले एरर्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट। और इन सब में से चार्ल्स डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का जो थ्योरी है वो सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल और फेमस है।
इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि एक हरी झाड़ी में 12 लाल बीटल्स यानी ब्रिंग रह रहे हैं। वक्त के साथ उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं और कुछ बीटल्स हरे रंग के हो जाते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस ये तय करता है कि उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में कौन सी आबादी सर्वाइव करेगी। हरे रंग के बीटल्स झाड़ियों में छुप जाते हैं और बच जाते हैं। है ना आसान? अब तक हमने एवोल्यूशन का जो पूरा मैकेनिक्स डिस्कस किया है, उसका एसेंस डार्विन की इस थ्योरी में छिपा है। उनका कहना था कि सभी लिविंग थिंग्स यानी जीवित प्राणी लाखों सालों में नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस के जरिए इवॉल्व हुए हैं। सच कहूं तो इस एक सिंगल थ्योरी ने बायोलॉजी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। तो जिज्ञासा ट्यूटोरियल्स के इस साइंस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए हम वापस सेबा सिलेबस के कुछ फाउंडेशनल सवालों पर आते हैं। क्या पास्ट में भी ऐसे ही प्लांट्स और एनिमल्स थे? क्या लाइफ हमेशा से अस्तित्व में थी? ये कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल हैं जो आपको आगे और एक्सप्लोर करने पर मजबूर करेंगे। अपनी पढ़ाई ऐसे ही जारी रखिए, इन कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कीजिए और अपने एग्जाम्स में अपना एब्सोल्यूट बेस्ट दीजिए।